नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। राजस्थान में महिला सुरक्षा के हालात क्या हैं, इसकी तस्वीर आज इन 6 झलकियों के जरिए आपको दिखाएंगे, जिसमें प्रदेश के सूरत हाल की मिसाल देखी जा सकती है। पहली झलकी जयपुर की है, जहां एक 10 साल की बच्ची और उसकी मां के साथ दुष्कर्म के 5वें दिन जाकर पुलिस बयान दर्ज करती है। दूसरी तस्वीर बीकानेर के नोखा के एक परिवार की है, जहां पीड़ित को इंसाफ मांगने के लिए कलेक्ट्रेट पर धरना देना पड़ता है। तीसरी तस्वीर गंगानगर के सादुल शहर से है, दुष्कर्म पीड़ित इंसाफ के लिए पानी की टंकी पर चढ़ी हुई है। और चौथी तस्वीर में झुंझुनू में दुष्कर्म का शिकार बच्ची की हत्या के बाद घरवाले आरोपियों को पकड़ने की मांग कर रहे हैं। पांचवी तस्वीर जयपुर के जेके लॉन अस्पताल की है, जहां सीकर गैंगरेप पीड़ित के परिजन चेकअप के लिए आए, लेकिन बच्ची का इलाज आज तक पूरा नहीं हो सका। और आखिरी तस्वीर में कोटा में दुष्कर्म की पीड़ित 2 नाबालिग की दास्तान का जिक्र है। एक दिन में इस हाल के बाद क्या बात की जानी चाहिए, रुख इसी का होगा। बिग फाइट लाइव में खास मेहमानों के साथ चर्चा होगी महिला सुरक्षा को लेकर। राजस्थान में आखिर कैसे हालात हैं आज के दौर में, आप बने रहिए। चलिए, जिन हालात का जिक्र किया उन्हीं पर एक रिपोर्ट देखते हैं, बाद में चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, मेहमानों से भी आपका तारुफ कराएंगे। राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में दुष्कर्म के मामलों में अचानक से इजाफा हुआ है। क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों पर अगर गौर किया जाए तो हालात न सिर्फ चिंता का सबब बनते हैं, बल्कि डरावनी तस्वीर को भी पेश करते हैं। एनसीआरबी के मुताबिक बलात्कार के मामले में मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान दूसरे नंबर पर है। 2014 के आखिर तक राजस्थान में 3759 बलात्कार के मामले दर्ज हुए हैं। वहीं नाबालिगों के साथ भी दुष्कर्म की वारदातों में अचानक इजाफा हुआ है, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। भारत में 2009 से 2011 के बीच करीब 68,000 बलात्कार के मामले दर्ज किए गए थे, लेकिन जेल की सजा सिर्फ 16,000 दोषियों को ही हो सकी। जाहिर है कि ऐसे आंकड़े बयान करते हैं कि हालात अब कितने मुश्किल हो चले हैं। इन सब बातों के बीच एक सवाल पुलिस का है, जिसके कंधों पर इंसाफ दिलाने की जिम्मेदारी होती है। लेकिन अब यही पुलिस सवालों के घेरे में है। आज की 6 तस्वीरों में से हर जगह कानून और सिस्टम कहीं भी पीड़ित के साथ खड़ा नजर नहीं आता है। जयपुर में बंदूक की नोक पर एक माँ और उसकी 10 साल की बेटी से चंद रसूखदार दुष्कर्म करते हैं। वारदात के बाद मां मामला दर्ज करा देती है, लेकिन पुलिस 5 दिन बाद जागती है। तो क्या यही सिस्टम है, इंसाफ है? सवाल ये भी है कि क्या आरोपियों की गिरफ्तारी हुई? जयपुर में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मामला दर्ज हुआ, सिर्फ पीड़ित का मेडिकल हुआ और फिर 164 की धारा के तहत बयान हुआ। लेकिन रसूखदार आरोपी अब बेखुलेआम घूम रहे हैं और पीड़ित पर समझौते का दबाव बना रहे हैं। और बीकानेर की कहानी भी कुछ नई नहीं है। यहाँ भी पीड़ित को अपने परिवार के साथ कलेक्ट्रेट आकर धरना देना पड़ा। क्यों नोखा में पुलिस रसूखदार के साथ मिलकर समझौते की बात कर रही है, पर नतीजा सिफर रहा। क्या कहेंगे जब एक बलात्कार पीड़ित टंकी पर चढ़कर दुनिया के सामने इंसाफ मांग रही है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसे हालात में किसे दोष दिया जाए? जिन लोगों के कंधों पर इंसाफ दिलाने की जिम्मेदारी है, वो बधाइयों में मशगूल है। जिस महिला नेता ने कभी विपक्ष में रहकर महिलाओं के मुद्दों पर लड़ाई का ऐलान किया था, आज महिला आयोग की अध्यक्ष बनने के बावजूद इनका ध्यान पीड़ित पर नहीं है। राजधानी में भी अंधेरा है और दूर तलक कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो फिर किससे उम्मीद की जाए? बलात्कार बंद करो कहते कहते अरसा बीत गया। और कितना वक्त लगेगा? जब कानून जागेगा, पुलिस काम करेगी और सिस्टम काम करवाएगा। फिलहाल तो लगता है कि सवाल मुश्किल है और जवाब नामुमकिन। चलिए, मेहमानों से आपका तारुफ कराएं, उससे पहले आज का सवाल भी यही है कि क्या पुलिस के खौफ खत्म होने का निशान है दुष्कर्मों की बढ़ती वारदात? आप अपनी राय हमारी वेबसाइट के साथ साथ फेसबुक और ट्विटर के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं।
चर्चा में फिलहाल कांग्रेस से गोमा सागर जी हमारे साथ है, सामाजिक कार्यकर्ता निशा सिद्धू जी, कविता श्रीवास्तव जी हमारे साथ है, साथ ही पूर्व आरपीएस राजेंद्र सिंह जी हमारे साथ है, बीजेपी से शील धबाई जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। कविता जी, सबसे पहले आपका रुख करूंगा, जयपुर से शुरुआत करें या फिर राजस्थान के किसी भी कोने से, हालात एक जैसे हैं और इन हालात के लिए आज की सरकार, आज का सिस्टम ऐसा नहीं है दोषी समझे, पहले से सिलसिला चला आ रहा है लेकिन आज भी नहीं जागी। आपको नहीं लगता कि जिस सूबे में एक महिला मुख्यमंत्री है, जहां पर लगातार सिस्टम से सवाल किए जा रहे हैं, उसके बावजूद पुलिस आज भी नहीं जाग रही है, ऐसा क्यों लगता है? बहुत ही अफसोस की बात है कि जो वर्तमान सरकार है और एक महिला मुख्यमंत्री जो नेतृत्व कर रही हैं, उनके लिए महिलाओं के साथ हो रही शारीरिक हिंसा, खास तौर से जो आप बार बार दिखला रहे हैं, बच्चियों के साथ हो रही शारीरिक हिंसा, यौन हिंसा, इसको लेके एकदम चुप्पी साधे हुए हैं। उनके लिए रिसर्जेंट राजस्थान में महिलाओं का तो कोई स्थान ही नहीं है। जैसे आप पहले अपने घर में तो देखिए क्या हो रहा है, उसके लिए पूरा प्रबंध कीजिए। मुझे लगता है एक बार भी उन्होंने इस तरीके का वाकया किया हो कि मैं बहुत चिंतित हूं, जिस तरीके से इस प्रदेश में लगातार बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं, एक बार भी इस तरह कहा हो। मुझे लगता है उनके लिए सड़क बनाना, माइन ऑक्शन कराना, जमीनें यहाँ की वहां करना, ये सारी चीजें, कंपनियों को बुलाना, लेबर लॉ एम्प्लॉयर के फेवर में चेंज करना, सब कुछ, शिक्षा, स्वास्थ्य प्राइवेटाइज करना, इस सब के लिए वक्त है। लेकिन जहां तक महिलाओं का मुद्दा का सवाल है, वो फेल है। दिस गवर्नमेंट हैज फेल्ड। हम आज बिल्कुल कह सकते हैं, सड़कों पे उनके सामने, किसी भी आयोग के सामने, जहां तक महिला सुरक्षा का प्रश्न है, दिस गवर्नमेंट हैज फेल्ड। जयपुर के मामले का फिर से जिक्र करूंगा, पुलिस के रुख की बात करूंगा। पुलिस लगातार दबाव डाल रही है, पीड़ित की बात हो रही है, कहा जा रहा है कि रसूखदार सामने है। ऐसे हालात में पीड़ित को 5 दिन अंडरग्राउंड भी रहना पड़ा। निशा सिद्धू जी, क्या पुलिस बेखौफ है? पुलिस को परवाह नहीं है? उनके ऊपर कोई सिस्टम नहीं है? बिल्कुल अश्विनी जी, ये देखिए, जब पुलिस ये बात कह रही है, अभी हम बयान सुन रहे थे राजेश बेनीवाल का एक और चैनल पे, तो वो ये कह रहे हैं कि अभी तो जांच, मैंने आज पद संभाला है, फाइल मेरे पास आई है। ये ढुलमुल जो रवैया है, उससे प्रत्यक्ष में दिखता है कि सफेद पोस्टों के लिए तो सरकार है, उनको तो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, लेकिन जो महिलाएं पीड़ित हैं, और यहाँ जो मामला अभी जिसकी आज चर्चा हम लोग कर रहे हैं, वो बच्ची का पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज है, जिसपे कोई समझौता हो ही नहीं सकता और तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। अभी भी वो कह रहे हैं कि जांच करेंगे और देखेंगे। तो मुझे लगता है कि हमें न्याय की उम्मीद आसानी से कोई दिखती नजर नहीं आ रही है। जी राजेंद्र सिंह जी, ऐसे हालात के लिए किसको जिम्मेदार समझे? क्यों पुलिस नहीं जागती? इसी मामले को लीजिए, 5 दिन पहले मुकदमा दर्ज हो जाता है, पीड़ित को अपनी बेटी के साथ सिर छुपाने कहीं जाना पड़ता है क्योंकि रसूखदार पुलिस के साथ है। पुलिस उनके साथ मिलकर पीड़ित पर बयान बदलने के लिए आरोप जो है दबाव डाले जा रही है। ऐसा क्या है सिस्टम में? ऐसा है, कायदे से जब भी कोई दुष्कर्म की रिपोर्ट आती है तो वो रिपोर्ट तुरंत दर्ज करके और मेडिकल करवाना चाहिए, और मेडिकल करवाने के बाद जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी 164 के बयान होने चाहिए, और इन्वेस्टिगेशन जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी शुरू होनी चाहिए। अब आप यहाँ बता रहे हैं कि 5 दिन में उन्होंने भी 164 के बयान भी नहीं कराए हैं, तो बड़ा अफसोसजनक है। बयान हुए, आज दर्ज हुए 164 में। ये क्या कारण रहे कि उन्होंने इतना डिले किया है? इसमें निश्चित रूप से डिले करने से जो विक्टिम है उसको नुकसान होता है, और क्रिमिनल है उनको फ़ायदा होता है। वो उसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं। दुष्कर्म पीड़िता है उसको कि कई तरह के प्रलोभन, दबाव और हर तरह से प्रयास करते हैं कि वो अपना मुकदमे में राजीनामा करे। तो इस तरह के अगर कोई सामने बात आती है तो मैं समझता हूँ ये पुलिस के लिए अफसोसजनक बात है। इस तरह की घटनाओं के अंदर पुलिस को बहुत एक्टिव और बल्कि प्रोएक्टिव होकर कार्रवाई करनी चाहिए। क्रिमिनल्स के घर की तलाशी लेनी चाहिए। उनके, चूँकि ये दुष्कर्म से रिलेटेड मामला है तो इसके अंदर घर की तलाशी में भी कई प्रकार के जो तथ्य हैं वो सामने आ सकते हैं, कई सबूत भी आ सकते हैं। तो इसमें डिले मैं ठीक नहीं मानता। और साथ में उस पीड़ित की 10 साल की बच्ची, उसका भी जिक्र यहाँ पर करना चाहूँगा। आपको नहीं लगता कि पुलिस को ऐसे मसले पर तत्परता दिखानी चाहिए? निश्चित रूप से तत्परता दिखानी चाहिए कि वो बड़ा गंभीर मामला है, क्योंकि माँ और बेटी दोनों के साथ में अगर दुष्कर्म हुआ है
और उनके साथ में उन्होंने रिपोर्ट भी दर्ज कराई है और उसकी इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है। अब पुलिस क्या मानती है, 164 के बयानों में क्या आता है, मेडिकल रिपोर्ट में क्या आता है, उसके बाद स्थिति स्पष्ट होगी। और मैं समझता हूं कि इसको जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी स्पष्ट करके और इसमें कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए। इसमें डिले है वो इस केस को नुकसान पहुंचाएगा। और मैं तो ये भी मानता हूं कि इसकी जितनी जल्दी हो इन्वेस्टिगेशन पूरी होके इसका चालान भी तुरंत होना चाहिए ताकि इनको गुनाहगारों को जल्दी से जल्दी सजा मिले। जाहिर है कानून की राय ये कहती है, लेकिन कानून किस रास्ते पर चलता है ये अभी हमारे सामने है। गोमा सागर जी, विपक्ष क्या कर रहा है? सचिन पायलट की प्राथमिकता में दाल है, दाल के लिए सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन महिलाओं का क्या? देखिए, इसमें महिलाओं के लिए भी कर रहे हैं। कल ही परसों मालवीय नगर वाले, गांधीनगर वाले थाने पर हम लोगों ने प्रदर्शन किया था अर्चना जी के अगुवाई में कि इस तरीके से जो क्राइम बढ़ रहे हैं, जो ये हो रहा है। तो दाल वाली बात, तो दाल चूंकि 40 रुपए या 50 रुपए किलो खरीद के और अगर उसको 200 रुपए किलो बेचा जा रहा है तो ये भी एक हर परिवार से जुड़ा हुआ मुद्दा है और उसे उठाना विपक्ष का या पक्ष का कोई भी हो, ये बात तो आम नागरिक से जुड़ रही है, इसलिए ये तो करना ही है। लेकिन जहाँ तक महिलाओं की बात आ रही है, बच्चियों की बात आ रही है, कि जैसा कि मुख्यमंत्री हमारी महिला है, महिला आयोग की जो चेयरमैन बनी है सुमनजीत शर्मा, उनकी तरफ से भी, और ये चीज़ें जो है पुलिस क्यों कर रही है ऐसा? देखिए, सीधी सी एक बात आती है कि जब तक प्रशासन का या ऊपर से किसी का कोई दबाव नहीं होता तो पुलिस अपना काम करने की कोशिश करती है, लेकिन राजनीतिक प्रेशर इतना डाल दिया जाता है बड़े लोगों को बचाने के लिए कि इनका क्या है, 5-5 दिन तक 164 में अगर बयान नहीं हो रहे हैं तो ये सीधी सा है कि उनको किस तरीके से मैनेज किया जा रहा है या उन लोगों को कैसे गुमराह करें। शील धावाई जी, एक महिला होने के नाते खून तो खोल रहा होगा आपका, लेकिन पार्टी की मजबूरियां आपके साथ है, ऐसा भी लगता है? नहीं, देखिए अश्वनी जी, ये महिलाओं पर जिस प्रकार के अत्याचार और दुराचार की जो घटनाएं आ रही हैं, ये एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है कि हम इस पार्टी पे डाल दें कांग्रेस जिम्मेदार है या बीजेपी जिम्मेदार है। आप नहीं मानेंगी आपके सिस्टम में पुलिस काम नहीं कर रही तो ये राजनीति पर बात नहीं आएगी। अगर किसी पीड़ित को इंसाफ में डिले हो रहा है उसके लिए राजनीति नहीं आएगी। जो सरकार कांग्रेस पर या निर्भया को मोहरा बनाकर सत्ता में आई है, अगर उस पर बात होगी तो आपको नहीं लगता कि राजनीति का सवाल खड़ा होगा? देखिए अश्वनी जी, हर बार कैसे राजनीति से बचेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस सब के लिए मुख्यमंत्री को दोषी ठहराना ये बिल्कुल न्यायोचित नहीं है। कोई भी मुख्यमंत्री हो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, नारी की सुरक्षा उसकी प्राथमिकता होती है। सरकार अपनी तरफ से जिस तरह से जो अपराध हो रहे हैं उन पर कविता जी ने अभी कुछ देर पहले कहा कि मुख्यमंत्री ने क्या एक बयान जारी किया इस सिलसिले में, लगातार महिलाओं के प्रति जो अपराध बढ़ रहा है उस सिलसिले में कोई एक चिंता वाला बयान दे देती, मिलना दूर की बात। मैं इसी बात पर आ रही हूँ। कविता जी ने जो कहा कि मुख्यमंत्री और कामों में बिजी हैं, वो रिजर्वेंट राजस्थान में लगी है, वो जमीनों का ये कर रही हैं, वो बहुत सारे जो इन्होंने आरोप लगाए, ये बिल्कुल बेबुनियाद आरोप। मुख्यमंत्री के महिला सुरक्षा प्राथमिकता में है। उन्होंने कुशल क्षेम पूछी है, अपने डॉक्टरों से भी कहा। एक मेरी बात सुन लीजिए, आप बताइए शहर का कोई सेफ्टी प्लान बना है? पहले मेरी बात सुन लीजिए। गृह मंत्री जी वो स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का सिर्फ एक ही काम नहीं, उसको पूरे सारे राजस्थान के विकास की बात मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 5 दिन तक 164 के बयान नहीं होना। बिल्कुल, जो भी पुलिस अधिकारी है उन पर प्रेशर बनाया जा रहा है। और अभी जो ये कह रही है कि वो पुलिस कुछ भी नहीं कर रही है, हर तरह से प्रेशर से काम करेगी या 100 मोटो एक्शन लेगी पुलिस? 100 मोटो भी लेना चाहिए और ये प्रेशर जो गुत्थी है, शील धावाई जी जिस गुत्थी की बात कर रही है, पुलिस क्या काम कर रही है और पीड़ित को किस तरह से काम हो रहा है? पड़ेगी जिम्मेवारी। एक मुख्यमंत्री एक नैतिकता के नाते, मुख्यमंत्री ये लेनी पड़ेगी जिम्मेवारी। बिल्कुल महिलाओं की सुरक्षा देश की मुखिया है, उनकी जवाबदेही है। मुख्यमंत्री कोई भी हो, हर अशोक गहलोत तो कोई भी हो, बिल्कुल मैं भी यही कहना चाहती हूँ। वर्तमान मुख्यमंत्री को लेनी पड़ेगी नैतिक जिम्मेवारी। नैतिक जिम्मेदारी नंबर 2 कार्यशैली बदलनी होगी, कार्यशैली बदलनी पड़ेगी। नहीं होंगी तब तक राजस्थान। चलिए शील धावाई जी, मैं जो आपकी मुश्किल है उसका हल निकालता हूँ, उसका हल निकालेंगे। ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो जयपुर वाली पीड़ित का बयान आपको सुनाएंगे। साथ ही महिला आयोग आज कुर्सी संभालने के बाद उनकी प्राथमिकताएं कहाँ है उसका भी जिक्र होगा। फिलहाल एक ब्रेक के बाद भी चर्चा का दौर जारी रहेगा। इससे क्या, तो लड़कियों की और महिलाओं की जो जिंदगी है वो बर्बाद हो जाती है।
प्लस जैसे कि अपन जितना भी कड़े सख्त से सख्त कानून वाले हैं, यहाँ कोई प्रावधान नहीं है कि भाई फांसी होनी चाहिए, ये होना चाहिए। अब जैसे आप ईरान में देखें, ईरान में अगर आपने किसी लड़की को छेड़ भी दिया तो वहाँ आपको 100 कोड़ियों की सज़ा मिलती है। आसानी से रिहा कर दिया जाता है, कानून का प्रावधान कठोर जो कानून है वो लागू नहीं होता। तो उन लोगों को इतनी हिम्मत उनकी हो गई, वो निरंकुश हो गए। तो आजकल जो है वो पुलिस का जो कानून है उसको सख्ती से पालन करना चाहिए, जिससे ये मामले सरकारी व्यवस्था अपना काम करती है, ये हम सब लोग जानते हैं। लेकिन जब सामाजिक ताना बाना बिगड़ जाता है तो सरकारी व्यवस्था भी वहाँ काम करना बंद कर देती है। क्योंकि घर के अंदर अगर अपराध हो रहा है, घर के अंदर यदि बलात्कार हो रहा है, सड़क पे हो रहे अपराध को तो हम रोक सकते हैं, पर घर के अंदर हो तो मैंने जो बार बार मैं कहना चाह रही हूँ कि महिला आयोग सरकारी संसाधनों के साथ तो काम करेगा ही, साथ में घर में हो रहे ये जो हमारा सामाजिक ताना बाना बिगड़ा है उसके लिए भी काउंसलिंग करेगी। उसमें मुझे पुरुषों के भी बहुत सहयोग की आवश्यकता है, हमारे बच्चे हैं उन लोगों की भी काउंसलिंग की आवश्यकता है कि ऐसी स्थिति आखिर क्यों हो रही है उस देश में, उस राज्य में जहाँ एक सुखद वातावरण हम सब लोग रहे हैं। परिवार में जब अत्याचार होगा तो इससे लड़ने के लिए समाज और सरकार दोनों को एक साथ काम करना पड़ेगा। जो पीड़िता ने मुकदमा दर्ज कराया है उसमें 164 के बयान हुए हैं, बयानों की नकल लेंगे। बाकी जिसने जो बताया कि यहाँ हुआ जो घटना है उसके नक्शे बढ़ने 3 नक्शे बनाए हैं। बाकी तो ये तो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, क्या है क्या नहीं है, क्या सच्चाई है। तो कब तक गिरफ्तारी, कब तक नहीं गिरफ्तारी अभी पहले तो मतलब गिरफ्तारी के जैसे बयान दर्ज हो गए, अब मामला FIR दर्ज हो चुकी है, तो गिरफ्तारी में क्या देर बची है, क्या माने? मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, जो बयान दिए वो साक्ष्य उसके मिलेंगे तभी तो गिरफ्तारी होगी ना। पति ने मेरी जान ले ली, मेरी बच्ची की और मेरी। क्या मतलब आपने क्या मामला दर्ज? उसने बलात्कार किया है, नौकरानी रखी। कार्रवाई तो करनी चाहिए, किसी भी पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए कार्रवाई तो चाहिए, गिरफ्तार करनी चाहिए था मुलजिमों को। नहीं, गाइडलाइन तो ये कहती है कि FIR लॉन्च होने के बाद तुरंत प्रभाव से पुलिस कार्रवाई करे। कितने दिन हो गए इस बात को? ये 15/10/15 को इसकी जो FIR करवाई गई थी। शील दवाई जी, चलिए आपका रुख करता हूँ। पीड़ित का बयान आपने सुना, पीड़ित के वकील का बयान आपने सुना, पुलिस को भी आपने सुना, और आपकी एक महिला नेता जो प्रवक्ता थी और आज महिला आयोग में आसीन है, उनकी प्राथमिकताओं को भी आपने सुना। अब बता दीजिए कि सरकार दरअसल करना किस रुख पर क्या चाहती है, और अगर कुछ चाहती है तो फिर ये तस्वीर इसको कैसे बयान करें? देखिए अश्वनी जी, ये वाकई में एक ऐसा विषय है जिस पर सोचने में भी आदमी को बहुत अंदर से बहुत तकलीफ होती है। अभी आपने जो देखा महिला आयोग की पहले बात हो रही थी कि महिला आयोग में अभी पद नहीं है, पद अध्यक्ष नहीं है, ये भी अब अध्यक्ष भी नियुक्त हो गए, ये भी अपना काम शुरू करेंगे। मुख्यमंत्री जी अपने स्तर पर कर रही हैं, और गृह मंत्री जी जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी गृह मंत्री जी है, उनको पुलिस प्रशासन पर कंट्रोल करना होगा, और उनको ऑफिसर्स पर भी। दुष्कर्म की किसी शिकायत पर आम आदमी के साथ भी इसी तरह से पुलिस जांच रिपोर्ट आने का इंतजार करती है गिरफ्तारी के लिए, या फिर ये रसूखदारों के लिए फिलहाल ताजा सरकार के दौर में छूट है? देखिए, ये इसमें किसी भी प्रकार की कोई कोताही होनी ही नहीं चाहिए, चाहे वो किसी भी रैंक का ऑफिसर हो। ये बात तो आप एग्री करेंगे? आप इस बात को एग्री करेंगे कि पुलिस से चूक हुई है, पुलिस कहीं ना कहीं इस मसले पर जो है भेदभाव वाली कार्रवाई कर रही है? बिल्कुल, जो व्यक्ति जो ऑफिसर अगर भेदभाव करता है या डिले करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और सबसे कौन करेगा? ये सरकार करेगी, जो डीजी हैं वो करेंगे, और जो अधिकारी हैं वो करेंगे इसको। और जो एक तरह से मैं कहना चाहूंगी कि तब उसको इतना पनिश होना चाहिए कि और अधिकारी और ऑफिसर्स पुलिस वाले हैं उनको भी एक ये मैसेज जाए कि अगर आप जनता की जो शिकायतें आती हैं उनकी अनदेखी करती हैं तो उनको किस प्रकार से दंडित ये सरकार कर सकती है, या ये प्रशासन कर सकता है, या गृह सरकार कर सकती है। करे, डीजीपी तो करे बिल्कुल निश्चित तौर पर। राजेंद्र सिंह जी के पास मैं आप लोगों के पास लौट रहा हूँ। राजेंद्र सिंह जी, आपसे भी मैं जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से पुलिस का रुख रहा है, हमने सुना एक ऑफिसर को, क्या आपने भी ऐसा ही काम किया है? आपको लगता है आपका तजुर्बा भी ऐसा ही रहा?
नहीं, ऐसा है, जो ये मामला है इसमें जो 164 के बयानों की बात की गई है कि साहब 164 के बयानों की कॉपी है, मिलनी चाहिए। पहली बात तो इसमें यह है कि 161 के बयान भी उस लड़की ने दिए हैं। 161 के बयानों पे भी कार्रवाई हो सकती है। जो 161 के बयान है लगभग वही 164 के बयान होते हैं। और चूंकि ये मामला गंभीर प्रकृति का है और दुष्कर्म से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसमें 164 के बयान पहले होने चाहिए थे, ताकि इसमें ये आरोप नहीं लगते हैं कि इतनी डिले। सवाल एक लड़की का नहीं, उसकी 10 साल की बेटी का भी है। 10 साल की बेटी का भी है। तो इसमें ये जो डिले हो गया 4-5 दिन का, कि 15 तारीख को जो रिपोर्ट थी, मान लो अगर 16 तारीख को अगर ये बयान हो जाते, 15 तारीख को 161 के बयान हो जाते, तो दूसरे दिन अगर 164 के बयान हो जाते, तो निश्चित रूप से इसमें वो जो डिले का एक आरोप लग रहा है, दर्शक समझ सकते हैं इस बात को कि पुलिस किस तरह से कार्रवाई कर रही है, रसूखदारों को फिलहाल कितनी छूट है। निशा जी, ऐसे में गृह मंत्री की भूमिका महत्वपूर्ण, मुख्यमंत्री की भूमिका महत्वपूर्ण, डीजीपी की महत्वपूर्ण भूमिका, इन तमाम बातों से अलग क्या होना चाहिए था, ये भी बात हो गई। लेकिन अब क्यों और कैसे किया जाए, सवाल इस बात का है। देखिए, अभी तो किसी के परमिशन की आवश्यकता ही नहीं है। अगर पुलिस ये कह रही है कि उसके बयान नहीं हुए, तो अब तो बयान भी हो गए। लेकिन यहाँ बयान के नाम पे अटकाए जाने की आवश्यकता नहीं थी। साथ साथ जो सरकार के करने के और भी 2-3 काम है, ये डोमेस्टिक वर्कर है, उनके घर पे काम करती थी, उसके लिए लेबर डिपार्टमेंट क्या कर रहा है। और दूसरा, ये उसका कार्यस्थल था, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का जो कानून है 2013 का, उसके तहत भी सीधे जिला कलेक्टर के जो कमेटी का गठन करते हैं, स्थानीय शिकायत समिति, उसमें ये शिकायत जानी चाहिए और उसमें भी मदद हो सकती थी, राहत हो सकती थी। जैसा कि पीड़ित ने आरोप लगाया, मेरे ख्याल से सरकार में कोई रसूखदारों के लिए नियम में छूट होगी, तभी पुलिस ने अभी तक गिरफ्तारी भी नहीं की। बिल्कुल सही बात आपने कही है, क्योंकि हम ऐसे कई सारे मामले अभी इन दिनों देख रहे हैं। अभी प्रतापनगर थाना का भी देख रहे हैं, उसमें एक रिटायर्ड RS ऑफिसर है जो अभी वर्तमान में सुना है कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंदर काम कर रहा है, संविदा के ऊपर, और उसको भी अभी तक पकड़ा नहीं गया। 10 अक्टूबर की FIR उसकी दर्ज है। और दूसरा मामला ये विद्याधर नगर का, यहाँ राजधानी के अंदर अगर अश्विनी जी ये सब हो रहा है, तो हम जिलों की बात क्या करें। वहां तो सब सर्वे सर्वा, सारा कंट्रोल, नियंत्रण और सारे जिले के मालिक ही वो लोग हैं। तो राजधानी में जहां इतनी चेकआउट के लिए एजेंसी बनी हुई है, वहां पे ये हालत है, तो कौन पीड़िताओं की सुनेगा और कौन उनकी मदद करेगा। कहां वो न्याय के लिए गुहार करेंगी, और कौन से, हर महिला नहीं जानती कि उसे किसी गृह मंत्री या मुख्यमंत्री के पास जाना, वो सीधे कविता जी, क्या इसको इस तरह से समझा जाए, गरीब महिला सिर्फ शोषण के लिए बने हैं, इन हालात में इस सरकार के रुख से या फिर इस सिस्टम के रुख से इन लोगों को हार मान लेनी चाहिए? मैं ये बोलूँगी कि हमारे देश का कानून इक्वल प्रोटेक्शन देता है सभी को, लेकिन उसका क्रियान्वयन राज्य की एजेंसीज को करना है, अदालतों को करना है। जो हम देख रहे हैं इस वक्त कि राजस्थान राज्य में जो एजेंसियां हैं वो दरअसल अनइक्वल एक तरीके से काम कर रही हैं। एक कानून एक के लिए, एक कानून दूसरे के लिए। तो जो हम मामले देख रहे हैं जिसमें पीड़िताएं, सबसे पहले तो उनको शाबाशी देनी चाहिए कि रेप पर चुप्पी तोड़ी। इतनी औरतों का जो आपने उल्लेख किया, उनको राज्य का पूरा सहयोग मिलने के बजाय उन लोगों को इतना अपमानित होने पड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि राजस्थान हाईकोर्ट को भी इस मसले में देखना चाहिए कि हो क्या गया है। और ये जो अनइक्वल प्रोटेक्शन है इस वक्त कानून के तहत, जो हमारे संविधान के भावना से विपरीत है, जहां रसूखदारों को एक प्रोटेक्शन मिल रहा है और जो पीड़िता जो संघर्ष कर रही है उसको वो कानून ही नहीं लागू किया जा रहा। ये मुझे कविता जी, क्या कारण है कि पुलिस बेपरवाह है? जिस अधिकारी को ये कहने में गुरेज नहीं है कि अभी फिलहाल जांच कर रहे हैं, मामला दर्ज हो गया, FIR हो गई, बयान हो गए, गिरफ्तारी का तो फिलहाल कोई सवाल ही नहीं। हाँ, मुझे लगता है कि वक्त आ गया है कि हमारे जैसे संगठन सड़कों पे उतर कर जवाबदेह बनाए, हर थानों को सड़कों पे उतरकर सरकार को जवाबदेह बनाएं और अदालतों को भी संदेश दें कि आप इस तरीके से आपको न्याय करना होगा। न्याय मेरा मानव अधिकार है, न्याय मेरा जीने का अधिकार है। तो मुझे लगता समय आ गया है कि दोबारा से हम लोग सब सड़कों पे उतरे, शायद तभी मसला ठीक होएगा। यूं तो मंत्री बोल दे, ये कर दे, वो कर दे, कुछ नहीं होता है। गोमा सागर जी, मालवीय नगर थाने पर आपका किया प्रदर्शन भी मेरे ख्याल से बेअसर साबित हुआ अब तक।
हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि वही बात आ रही है कि मंत्री महोदय और पुलिस जो ऊंचे ओहदे के लोग हैं उनके ऊपर पुलिस अपनी कार्रवाई करने में पता नहीं क्यों हिचकिचा रही है। इसमें मेरी विपक्ष की आवाज बुलंद कर सकते हैं। विपक्ष जब विधानसभा को ठप कर सकता है किसी मसले को लेकर, तो विपक्ष की क्या इतनी ताकत नहीं कि एक थाना या फिर एक सिस्टम उनकी सुनवाई करे? बिल्कुल ताकत है, लेकिन उसमें अभी यही देखा जा रहा है कि जैसे ये बयान है, कल वाले बयान भी देखे थे और ये यही कह रहे हैं कि अभी जांच चल रही है। जब आप एक तरफ किसी को पकड़ते हैं, कोई खान का मामला आता है या कोई बहुत ज्यादा बड़ा मामला आता है, तो आप उसको इमीडिएटली उनको पकड़ के और आप लेके चले जाते हैं। और यहाँ बिल्कुल सीधे सीधे सपाट शब्दों के अंदर उसी सिस्टम की बात कर रहा हूँ। कौन लड़ेगा? सामाजिक संगठन लड़ रहे हैं, मीडिया अपना काम कर रहा है, पुलिस अगर काम नहीं कर रही, सरकार पुलिस पर ध्यान नहीं दे रही, तो फिर ऐसे में क्या विपक्ष को भी सड़कों पर आना चाहिए? आना चाहिए, नहीं आना चाहिए तो फिर इसके लिए मीडिया या फिर सामाजिक संगठनों की बीच में आने की जरूरत क्यों? बिल्कुल हम लोग सड़कों पर आ चुके हैं। आज ही हमारी मीटिंग हुई है इसको लेकर कि हमें क्या करना चाहिए इसके लिए। ये बार बार जो पुलिस प्रशासन को इतना प्रेशर पड़ने के बावजूद भी अगर वो अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, तो सीधा सा इसका एक मतलब आ रहा है कि ऊपर से प्रेशर है कि ये बड़े लोग हैं। जैसे कि मैम ने अभी कहा कि एक आम आदमी के लिए कानून की कुछ व्यवस्थाएं और है, और एक बड़े आदमी शील दवाई जी, क्या इस मंच से आप ये वादा कर सकते हैं कि रसूखदारों को नहीं बख्शा जाएगा? पुलिस अधिकारी से ये पूछा भी जाएगा कि आम आदमी और रसूखदार के बीच कार्रवाई में फर्क क्यों? देखिए अश्वनी जी, जहाँ तक रसूखदारों की बात है, अभी आपने देखा आईएएस जो थे, अभी जो खान मामले में जो सिंघवी बहुत बड़े रसूखदार हैं, लेकिन सरकार ने उनको पकड़ा नहीं की। उस सिस्टम, किसी ने भी की हो, लेकिन छोड़ दीजिए। एक महिला है, जिस महिला के मुद्दे की बात की जा रही है, आपको नहीं लगता कि उस मसले पर संजीदगी के साथ बात हो? और सियासत आप छोड़कर बात करना चाह रही हैं? बिल्कुल मैं यही बात करना चाह रही हूँ, मैं यही कहना चाह रही हूँ अश्वनी जी, चाहे कोई कितना भी रसूखदार हो, अगर महिला के साथ में अत्याचार या उत्पीड़न हुआ है तो सरकार या पुलिस उसको किसी भी हाल में नहीं बख्शेगी और दोषियों को सजा जरूर मिलेगी। साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हम सबकी ये एक सामाजिक लोगों की भी एक जिम्मेदारी बन गई है कि हम भी अपनी तरफ से एक आवाज़ उठाएं। कविता जी की मैं इस बात से बहुत सहमत हूँ कि इनका संगठन आवाज़ उठा रहा है। हमें कोर्ट से भी ये गुहार करनी होगी कि जो आप कानून बनाते हैं और जो अपराधियों को जो सजा देते हैं, जो प्रक्रिया आपकी है वो बहुत लंबी है। सुमन शर्मा जी ने जो कहा था उससे आप लगता है सेटिस्फाई हैं? बिल्कुल, वो सुमन शर्मा जी जो कह रही हैं कि वो हर स्तर पर जहां तक भी जिससे भी सहायता मिलेगी वो सहायता लेंगी और महिलाओं को पूरी तरह से न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। महिला आयोग इसी तरह काम करेगा आगे भी? महिला आयोग बहुत अच्छा काम करेगा। आप देखिए अगले दौर में जरूर इस पर मैं बात करूंगा। दो कॉलर हैं, उनके साथ ब्रेक पर जा रहे हैं। इंद्र ओझा जी बीकानेर से और अशोक पंडित जी अजमेर से हमारे साथ हैं। ओझा साहब जी नमस्कार। पारिक साहब, सभी मेहमानों को भी प्रणाम करता हूँ जी। पारिक साहब, कोई भी अप्रिय घटना अगर घटती है तो निश्चित रूप से सरकार की जिम्मेदारी होती है, सरकार पे आता भी है कि ये सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन आज जो मुद्दा है ये, इस मुद्दे पर अगर ये कह रहा है कि मुख्यमंत्री फेल है या राजस्थान सरकार बिल्कुल फेलियर होगी या गृह मंत्री फेल है या खाकी का खौफ कम हो गया, तो ये राजनीति होगी पारिक साहब। मेरे हिसाब से इस मुद्दे पर राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये घटनाएं जितनी भी घट रही है, ये पूरे राजस्थान के प्रत्येक नागरिक के लिए शर्म की बात है ये। शुक्रिया आपका और आपकी राय का। अशोक पंडित जी, लगता है कॉलर डिस्कनेक्ट हो गए। फिलहाल एक ब्रेक, चर्चा का दौर आगे भी जारी रहेगा। सूरत हाल अगर ऐसे है तो सुधारा कैसे जाए, और सवाल महिला आयोग के उस रुख का है, क्या उस पर भी काम किया जा सकता है, और पुलिस कैसे सुधरेगी, ये भी जानना बेहद जरूरी है। फिलहाल एक ब्रेक। जो बलात्कार के लिए जो कानून बनाए गए हैं वो भी प्रभावी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं, और दूसरा जो कुंठाएं और मानसिक विकृतियां हैं समाज के अंदर, उनका कोई सॉल्यूशन नहीं है ना। उनकी लोगों की काउंसलिंग होनी चाहिए, मनोचिकित्सक के पास उनको ले जाना चाहिए, और जिस तरह से बच्चों की ग्रूमिंग होती है वो बचपन से ही थोड़ी गलत तरीके से हो रही है। उनको इस बारे में कई तरह की डर बैठा दिए जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो समाज में अपने आप ये घटनाएं कम हो जाएंगी। समाज के हर व्यक्ति को अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी चाहिए। पुलिस को इसमें प्रभावी भूमिका अदा करनी चाहिए। पुलिस और प्रशासन यदि त्वरित न्याय दे, तुरंत कार्रवाई करेगा, तो निश्चित तौर पर इस तरह की घटनाओं पर हम रोक लगा सकते हैं।